नमस्कार, जनता टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋषभ सोनी। शुरू करेंगे खबरों का सिलसिला। कानपुर में 3 जून को जुमे की नमाज के बाद उपद्रव को लेकर हाई अलर्ट पर रही पुलिस की मुस्तैदी के चलते वहां पर जुमे की नमाज शांति से संपन्न हुई, जबकि दिल्ली के जामा मस्जिद समेत उत्तर प्रदेश के कई क्षेत्रों में नमाजियों की भीड़ ने प्रदर्शन किया। नमाजियों ने नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी की मांग की है और अरेस्ट नुपुर शर्मा के बैनर भी लगाए। इसी के साथ नारेबाजी भी हुई। इसके विपरीत प्रयागराज के अटाला में जुमे की नमाज के बाद पथराव और आगजनी की गई। प्रयागराज में पत्थरबाजी के दौरान कई डीएम और एसएसपी चोटिल हुए। दूसरी तरफ तमाम परिस्थितियों को बढ़ता देख सीएम योगी आदित्यनाथ ने उपद्रवियों के खिलाफ सख्ती से निपटने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि शांति भंग करने वालों को छोड़े नहीं, उपद्रवियों से सख्ती से निपटें। अब तक पूरे मामले में लगभग 109 गिरफ्तारियां हुई हैं। नमाज के तुरंत बाद इकट्ठा हुए, उनको समझा बुझा के डिस्पर्स किया गया। सहारनपुर में भी समझा बुझा के डिस्पर्स किया गया, मुरादाबाद में भी समझाया गया, फिरोजाबाद में समझाया गया, बाकी सभी शहरों में शांति रही। प्रयागराज में कुछ लोग जो है प्रयास कर रहे थे कि वहां पर अव्यवस्था फैले। पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन ने बहुत ही सूझबूझ के साथ समझा बुझा के और हल्का पुलिस बल का प्रयोग करके जो है उनको लगभग पूरा डिस्पर्स कर दिया है। लगभग अब सभी जगह शांति है। प्रयागराज में जो घटना हुई, जो सख्ती होगी, अगर किसी ने भी जो है अनावश्यक रूप से शांति व्यवस्था भंग करने का प्रयास किया है तो उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। आगे आने वाले समय में भी हम अपील करना चाहेंगे पूरे प्रदेश में कि लोग शांति बनाए रखें। जो भी भाव है वो डेमोक्रेटिक रूप में जो है अपना जो विरोध बताना चाहते हैं या ज्ञापन देना चाहते हैं, ज्ञापन दें, जिला प्रशासन को दें, पुलिस को दें, लेकिन अनावश्यक कहीं सड़क पर ना आए। वहीं इससे पहले सीएम योगी ने भी जनसभा को संबोधित किया। क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनिए। व्यापक पैमाने पर लाभार्थियों का एक समूह देश के अंदर खड़ा हुआ है कि पहली बार देश की योजनाओं का लाभ देश के गरीबों को बिना भेदभाव के प्राप्त हुआ है। और ये सब संभव हो पाया है इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कुशल मार्गदर्शन और नेतृत्व के कारण। भाइयों बहनों, 2014 में देश के अंदर परिवर्तन हुआ और प्रधानमंत्री के रूप में देश के भाग्य से श्री नरेंद्र मोदी जी देश के अंदर प्रधानमंत्री के रूप में आए। लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर उन योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए उस समय की राज्य सरकार ही बाधक बनी हुई थी। और उन सभी बाधाओं को तोड़ते हुए प्रधानमंत्री जी के विजन को आगे बढ़ाने के लिए जब 2017 में प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन ने भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में अपना भारी बहुमत से सरकार का गठन करवाने में अपना योगदान किया, तो आज उसका लाभ उत्तर प्रदेश के अंदर करोड़ों की संख्या में लाभार्थियों को मिली हुई योजनाओं का लाभ उस रूप में देखने को प्राप्त हो रहा है। ये लाभार्थी समूह जो आज यहां पर बैठा है, गरीब कल्याण योजनाओं का लाभ, अलग अलग योजनाओं का लाभ उन्हें प्राप्त हुआ। आज तो हर एक जनपद में मेडिकल कॉलेज भी बन रहा है। यहां पर बस्ती के मेडिकल कॉलेज के शिलान्यास के लिए आप स्वयं आए थे। सिद्धार्थनगर में भी माधव प्रसाद त्रिपाठी जी जो भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष थे उत्तर प्रदेश के, उनके नाम पर मेडिकल कॉलेज का निर्माण हम लोगों ने जनपद सिद्धार्थनगर में कर लिया है। देवराहा बाबा के नाम पर देवरिया में मेडिकल कॉलेज का संचालन हो गया है। कुशीनगर में मेडिकल कॉलेज का संचालन हो रहा है, मेडिकल कॉलेज का निर्माण का कार्य हो रहा है। पीपीपी मोड पर महाराजगंज जिले में भी मेडिकल कॉलेज का निर्माण का कार्य युद्ध स्तर पर आगे बढ़ चुका है। और कमोबेश पूर्वी उत्तर प्रदेश के हर जनपद में आज मेडिकल कॉलेज के निर्माण का कार्य हो रहा है। और उत्तर प्रदेश 75 जनपद हैं, लेकिन एक जनपद एक मेडिकल कॉलेज के निर्माण की दिशा में भी उत्तर प्रदेश ने कदम आगे बढ़ा दिए हैं। समाजवादी पार्टी के विधायक आजम खान की मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं। अब प्रवर्तन निदेशालय ने आजम खान के खिलाफ एक नया केस दर्ज किया है। दरअसल सपा विधायक के खिलाफ जल निगम भर्ती घोटाले में प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। बता दें कि सपा सरकार में वर्ष 2016 में जल निगम में 1300
42 पदों पर भर्ती का घोटाला सामने आया था। मामले की जांच कर रही एसआईटी आजम समेत अन्य आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर चुकी है। आजम खान अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिलने के बाद बेल पर जेल से बाहर आए हैं। 27 महीने सलाखों के पीछे रहने के बाद आजम खान को सभी मामलों में जमानत मिली, लेकिन मुश्किलें कम नहीं हो रही। आजम खान पर एक के बाद एक कुल 89 मामले दर्ज किए जा चुके हैं। अब तक जल निगम भर्ती घोटाले में एक और नया मामला दर्ज किया गया। सुबह सपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इस दौरान उन्होंने आजमगढ़ लोकसभा उपचुनाव में सपा प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव की जीत का दावा किया। उन्होंने कहा कि आजमगढ़ उपचुनाव में सुहेल देव पार्टी पूरी तरीके से, पूरी ताकत से समाजवादी प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव को जिताएगी। वहीं जनता टीवी से बातचीत करते हुए राजभर ने कहा कि कुछ लोग अफवाह फैला रहे हैं कि सपा गठबंधन टूट गया है, लेकिन हम सपा के साथ हैं। हमने प्रदेश के विकास के लिए गठबंधन किया है। उत्तर प्रदेश में 2 लोकसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं, जिसमें है आजमगढ़ और रामपुर। लेकिन अब सियासत सरगर्मी भी उत्तर प्रदेश की बढ़ती नजर आ रही है। हालांकि इससे पहले विधान परिषद सीटों को लेकर भी माथापच्ची जारी थी। हालांकि अब ये कहा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी की सहयोगी दलों से जिससे गठबंधन किया तो उसमें सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। इस पर खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ ओम प्रकाश राजभर खुद मौजूद हैं। उनसे ही जानेंगे कि आखिर गठबंधन में क्या कुछ है। ओम प्रकाश राजभर जी, लोकसभा चुनाव का ऐलान हो गया है, उपचुनाव होना है आजमगढ़ में, रामपुर में। लेकिन इससे पहले अगर समाजवादी पार्टी के गठबंधन को देखा जाए तो ऐसा बताया जा रहा है पारदर्शी रूप से कि इसमें भीतरगात की स्थिति उत्पन्न हो गई है। ऐसा कुछ नहीं है। ये बातें 22 के चुनाव के पहले से ही ये चर्चा होती रहती है। जैसे शिवपाल जी को लेकर के कि चाचा भतीजा का क्या होगा, कैसे एक होंगे, आप लोग बार बार सवाल करते रहे। रिजल्ट क्या हुआ कि दोनों लोग एक हो गए, हम लोग बेगाना बन जाए। मतलब अगर कोई आदमी ये उस पर कमेंट किया तो बेगाना हो गया। अभी जैसे एक उदाहरण आजम खान जी को लेके कि आजम खान जी अखिलेश जी से नाराज है। मैं बार बार कहता था कि नाराज नहीं है, कोई ऐसा बयान उनका नहीं है। शिवपाल जी नाराज नहीं है। राज्यसभा के चुनाव में सब लोग एक साथ हो गए। फिर विधान परिषद का चुनाव, विधान परिषद के चुनाव में बयान ठीक है सबके अलग अलग आए, लेकिन आप देखिएगा सब लोग एक है। हाँ, जहां तक सवाल केशव देव मौर्य ने अपनी बात का था, नाराजगी देखिए क्षणिक, आदमी को गुस्सा होता तो गुस्से में कुछ कह देता है। क्षणिक नहीं है तो गठबंधन ही उन्होंने तोड़ लिया है। कहा तोड़ लिया ना, लेकिन जिस दिन ओम प्रकाश राजभर से मुलाकात होगी तो उनको याद दिलाऊंगा कि आपने नारा दिया था, महान दल ने ठाना है समाजवादी पार्टी की सरकार बनाना है। आजमगढ़ जब से जेल से बाहर आए हैं रिहा होके जमानत पर, देखा जा रहा है कि माना जा रहा है, तमाम हमने भी समाजवादी पार्टी के करीबी नेताओं से बात की तो उनका कहना था कि जब से आजम खान आए हैं तो माना जा रहा है कि गठबंधन के जो सदस्य उनको तवज्जो कम दिया जा रहा है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। आजम खान जी जेल में थे तब भी वही हाल था, बाहर आए हैं तब भी वही हाल है। तवज्जो किस बात की है? बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे ओम प्रकाश राजभर। हालांकि इनका तो ये मिजाज रहा है कि हर कुछ बयान को ये हंस के ही बताते हैं, लेकिन फिलहाल उनके दफ्तर में हूँ। राजेश से कहूंगी कि ये अलमारी है और अलमारी के ऊपर आप देख सकते हैं ये सिंबल है साइकिल का और साइकिल के ऊपर छड़ी, यानी कि दफ्तर इनका साफ तौर पे संकेत दे रहा है कि ओम प्रकाश राजभर अखिलेश यादव के साथ हैं और रहेंगे भी। और इनका साफ तौर पे कहना है कि जो ये गलतफहमी फैलाई जा रही है कि गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं है, ये महज अफवाह है। कैमरा रियाज के साथ मैं जया सिंह, जनता टीवी, लखनऊ। प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य अयोध्या पहुंचे। केशव प्रसाद मौर्य भारतीय जनता पार्टी के नवनिर्मित कार्यालय का उद्घाटन करने अयोध्या पहुंचे थे। इस दौरान डिप्टी सीएम चुनावी मोड में नजर आए। उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा कि जो बूथ हम विधानसभा चुनाव में हार गए थे, उस बूथ को जीतने का लक्ष्य लेकर चलिए। 2024 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश से 75+ सांसद में भेजना है। उन्होंने कहा कि विश्वास युक्त युग निर्माता नेता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। क्या कोई मोदी जी के टक्कर का नेता है? ऐसा नेता धरती पर एक बार हुआ है। वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर को और बेहतर रूप देने का काम जारी है। मंदिर को सुंदर बनाने के लिए 60 किलो सोने की परत मंदिर के गर्भगृह के बाहर की दीवारों पर लगाने का काम गुरुवार को हो गया।
इस स्वर्ण परतों के लगने के बाद मंदिर की भव्यता और बढ़ गई है। बता दें कि पहले चरण में यह काम मंदिर के गर्भगृह के अंदर की दीवारों पर और छत में बने श्री यंत्र को स्वर्ण मंडित किया गया था, जिसका काम फरवरी-मार्च तक पूरा कर लिया गया था। जिसके बाद दूसरे चरण में मंदिर के बाहरी दीवारों और चौखट पर स्वर्ण मंडन का काम पूरा किया गया। और अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। रुक करते खबरों का। नए कार्यालय के लोकार्पण से पहले सीएम योगी ने जनता दरबार में फरियादियों की बात सुनी। गोरखनाथ मंदिर के हिंदू सेवाश्रम में जनता दरबार लगा। इस मौके पर अधिकारियों को सीएम योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिया कि सभी के साथ न्याय होना चाहिए। जनता दर्शन में बड़ी संख्या में जमीन जायदाद और इलाज के मामले आए। मुख्यमंत्री ने जनता दर्शन में मौजूद अधिकारियों को जमीन की समस्या का समाधान जल्द से जल्द करने का निर्देश दिया। साथ ही इलाज के लिए धन की मांग को लेकर लोगों पर विशेष ध्यान देने को कहा। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि किसी भी व्यक्ति का इलाज धन के अभाव में रुकने ना पाए। लोगों की समस्याएं सुनने के दौरान सीएम ने बच्चों को चॉकलेट्स भी बांटी। संत कबीर नगर में राज्य मंत्री बेबी रानी मौर्य एक दिवसीय भ्रमण पर हैं। इस दौरान उन्होंने गरीब कल्याण जनसभा में बतौर मुख्य अतिथि के तौर पर संबोधन किया। इस कार्यक्रम में राज्य मंत्री विजय लक्ष्मी गौतम समेत जिले के सांसद, विधायक, भाजपा के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। आपको बता दें कि एक दिवसीय भ्रमण कार्यक्रम में राज्य मंत्री बेबी रानी मौर्य और विजय लक्ष्मी गौतम ने जनपद के विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। इस दौरान राज्य मंत्री बेबी रानी मौर्य ने अपने सरकार की उपलब्धियों का बखान करते हुए सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानकारी दी। और अब बात करेंगे देवभूमि की। देहरादून सचिवालय में धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में लगभग 23 प्रस्तावों पर मुहर लग चुकी है। बैठक में तमाम मंत्री भी मौजूद रहे। बैठक के दौरान बजट प्रस्ताव, सिंचाई विभाग, मैट सेवा नियमावली, लेखा सेवा नियमावली को मंजूरी मिली। बैठक में तय हुआ कि इस बार का बजट 63,000 करोड़ का होगा। अनुदान राशि को 1300 से बढ़ाकर 1600 किया गया। 2200 संविदा कर्मचारियों की नियुक्तियों को लेकर कमेटी गठित का फैसला भी किया गया है। गैरसैंण में बजट सत्र न कराने को लेकर अब विपक्ष सरकार पर हमलावर हो गई है। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा कि भाजपा सरकार गैरसैंण को लेकर अभी भी गंभीर नहीं है। भाजपा ने गैरसैंण के नाम पर हमेशा प्रदेश की जनता को गुमराह करने का काम किया। तत्कालीन मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया था और आज सरकार वहां सत्र कराने से बच रही है, क्योंकि गैरसैंण कभी भी सरकार की प्राथमिकता में रहा ही नहीं, जो आज सबके सामने है। सरकार 4 धाम यात्रा का बहाना कर वहां सत्र कराने से बच रही है। विपक्ष इन सभी मुद्दों को लेकर सत्र में सरकार पर हमलावर रहेगा। कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने आज देहरादून विधानसभा में अपने विभागों की समीक्षा बैठक की, जिसमें उन्होंने अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। इस दौरान कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने कहा कि स्ट्रेक कैटर को लेकर जो समस्याएं प्रदेश में आ रही हैं, उसको लेकर यूपी की तर्ज पर एक पॉलिसी लेकर आ रहे हैं, जिससे सड़क पर घूम रहे आवारा पशुओं और जंगली जानवरों को कंट्रोल किया जा सके। इसको लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से बातचीत की जाएगी। गन्ना किसान के भुगतान को लेकर उन्होंने कहा कि 75% गन्ना किसानों का भुगतान किया जा चुका है और 50 करोड़ की एक और किश्त राज्य सरकार से मांगी है, जो कि बहुत जल्द विभाग को मिल जाएगी। परिवहन विभाग ने वाहनों की चेकिंग के दौरान दिल्ली से रामनगर यात्रियों को लेकर आ रही एक बस को रोककर कागजात चेक करने के बाद बिना परमिट के संचालन करने के आरोप में बस को सीज कर दिया। तो वहीं दूसरी तरफ विभाग ने तराई पश्चिमी वन प्रभाग के फोटो रेंज में फर्जी नंबर प्लेट लगाकर सैलानियों को भ्रमण कराने के आरोप में एक जिप्सी को भी सीज करने की कार्रवाई की, जिसकी जानकारी रामनगर के ARTO संदीप वर्मा ने दी। सुबह हमारी परिवहन कर अधिकारी नेहा झा चेकिंग कर रही थी 8 बजे के लगभग, तो पीरू मदारा के पास इन्होंने बस को रोका तो इसमें पता चला कि इसमें उन्होंने बस वाले ने टिकट काट रखे थे और डग्गा मारी कर रहा था। स्टेज कैरिज के रूप में जो है गाड़ी का संचालन कर रहा था
और वाहन का टैक्स भी जमा नहीं करा था, तो इसलिए इसको सीज कर दिया गया है। कल ये मालधन में फाटो रेंज के पास जो है ये चेकिंग की जा रही थी और इस गाड़ी को रोका गया, तो ये इसने भगाने की कोशिश की, उसको पकड़ा हमने और इसको पकड़ के सीज कर दिया गया। ये गाड़ी पे फेक प्लेट इसने लगा रखी थी। इसके संबंध में आवश्यक कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं और इसको सीज कर दिया गया है। उत्तराखंड में एक तरफ जहां गर्मी से राहत नहीं मिल रही है, तो वहीं दूसरी तरफ राज्य के जंगलों में भी आग की घटनाएं थम नहीं रही। पहाड़ी क्षेत्र से लेकर मैदानी इलाकों में भी गर्मी से हाहाकार मचा हुआ है। वहीं राजधानी देहरादून की बात करें तो जनवरी से अब तक कुल 278 आग लगने की घटनाएं सामने आई, जबकि अप्रैल महीने में आग लगने के 132 मामले दर्ज किए गए, जिनमें से 79 जंगलों में आग लगने की घटनाएं दर्ज की गई। अग्निशमन अधिकारी एसडी तिवारी ने बताया कि मई महीने में ये आंकड़े कुछ कम हुए हैं, लेकिन जून के शुरुआती दौर में ये आंकड़े फिर से बढ़ने लगे हैं। उत्तराखंड में गुरुवार को एक और दर्दनाक हादसा सामने आया। मामला नैनीताल के ओखल कांडा के पास का है, जहां का एक कार गहरी खाई में गिर गई। हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई। वहीं कार का ड्राइवर गंभीर रूप से घायल है, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। जिसके बाद सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेते हुए मामले की जांच शुरू की। घटना में वाहन के परखच्चे उड़ गए। मरने वालों में 2 बच्चे, 1 महिला और 2 पुरुष शामिल हैं। फिलहाल एसडीआरएफ और जिला प्रशासन की टीम मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू में जुट गई। और आइए जिले में एक के बाद एक 2 दर्दनाक हादसे हो गए। यहां के बेला बिधुना मार्ग पर सुबह सुबह 2 दर्दनाक सड़क हादसे हुए। दरअसल रोडवेज बस और इको कार की जोरदार टक्कर में 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 5 लोग घायल हुए। वहीं दूसरा हादसा दिबियापुर मार्ग का है, जहां पर वैन पलटने से 1 की मौत हो गई और 3 लोग घायल हुए। दोनों की सड़क हादसों में कुल 5 लोगों की मौत और 8 लोग घायल हुए हैं, जिन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती किया गया। एटा के सपा नेता अलीगंज के पूर्व सपा विधायक रामेश्वर सिंह यादव को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। 18 अप्रैल को गैंगस्टर एक्ट के तहत उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। तब से रामेश्वर सिंह फरार थे। उनके आवासों और प्रतिष्ठानों पर कुर्की के नोटिस चस्पा किए गए। जिला पंचायत चुनाव से पहले ही सपा के पूर्व विधायक और उनके भाई पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष जोगेंद्र सिंह यादव के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू की गई थी। तो खबरों में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की तमाम खास खबरों के लिए आप देखते रहिए जनता टीवी। नमस्कार।